क्लास। रेशियो में अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि एक्चुअली रेशियो होता क्या है, कितने तरह का होता है, सिमिलर रेशियो क्या होता है। मैंने बोला रेशियो को हम लोग 3 पार्ट में खत्म करेंगे। एक सिमिलर रेशियो होगा, एक बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो होगा और एक कंपैरिजन ऑफ द रेशियो होता है। बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो एक्चुअली क्यों जरूरत पड़ती है बैलेंस करने की? जैसे मैंने बोला कि 2 लोग हैं, इनके इनकम का रेशियो 2:3 है। मैंने बोला 2 लोग हैं, इनके इनकम का रेशियो 2:3 है। और मैंने कह दिया कि इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:5 है। 3:5 है। अगर मैंने ऐसा कह दिया और मैंने इनका सेविंग दे दिया, मैंने इसका सेविंग दे दिया 800, दोनों का 800 दे दिया, ऐसे सेविंग दे दिया 800, ये इनकम का रेशियो है। बैलेंसिंग क्या होता है ये समझेंगे। ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। तो 2 बातें होती हैं कि पहले हम लोग को ये देखना होता है कि क्या ये रेशियो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। हम लोग सबको पता है कि सेविंग बराबर होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब हम देख रहे हैं कि रेशियो में इनकम 2 यूनिट है और एक्सपेंडिचर 3 यूनिट है। अगर मैं माइनस करूंगा इनकम में से एक्सपेंडिचर को तो हमारे पास वैल्यू माइनस में आ जाएगा। तो सेविंग तो माइनस में नहीं हो सकता है। तो जब भी ऐसी अवस्था आती है कि हम देख रहे हैं कि रेशियो हमारे अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इनकम ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं, तो हम लोग उसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। रेशियो की सबसे अच्छी खासियत क्या है? रेशियो में ये बात हम लोग हमेशा जानते हैं कि अगर ये जो 2:3 है ना, इसको मैं बड़ा बना सकता हूँ, लेकिन यही है कि अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट से गुना करूंगा 2 से, तो मुझे इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 3 से गुना करूंगा तो मुझे इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। यही है। तो बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग सिंपल, अगर हम सोचे कि इसको मैं 2 से गुना कर दूं दोनों को, तो दोनों को 2 से गुना कर दिया तो रेशियो कितना हो गया? 4:6। और ये 3:5 है। अब मैं समझ गया कि चलो ठीक है, अब ये बैलेंस हो चुका है। अब ये बैलेंस हो चुका है क्योंकि इनकम बड़ा होना चाहिए। इनकम बड़ा है, यहाँ पे इनकम बड़ा है, यहाँ पे इनकम बड़ा नहीं था, तो ये बैलेंस नहीं था, लेकिन ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंस खुद से करने का है, इसके लिए कोई रूल नियम कानून नहीं होता। जहां पे आपका दिमाग सेटिस्फाइड कर जाए कि ये बैलेंस हो गया, वहां पे आप इसको छोड़ के बढ़ जाओ, आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ रूल्स भी हैं जिसका हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली रूल्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे बैलेंस करने का, क्योंकि ऐसे तो हम लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कितने से गुना करें कि ये बैलेंस हो जाए। अब जैसे ये 2 से गुना करके हो गया, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं था कि 2 से गुना करने पे हो जाता। देखो ये बड़ा तो हो जाता, ये बड़ा तो हो जाता, लेकिन ये बैलेंस होता कि नहीं? क्यों बैलेंस होना? क्योंकि दोनों का सेविंग बराबर है। दोनों का अगर सेविंग बराबर है तो दोनों के सेविंग का रेशियो भी बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 1, यहाँ भी 1, ये 1:1 हो गया तो बैलेंस तो हो गया। लेकिन अगर मैं इसको 3 से गुना कर देता, अगर मैं इसको 3 से गुना कर देता तो ये हो जाता 6:9। अब मैं फिर परेशान हो सकता था। ये बड़ा तो है, लेकिन मैं माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा और ये कितना आ जाएगा? 4। लेकिन मैं कहूंगा कि ये बैलेंस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सेविंग बराबर है। क्योंकि बराबर क्या है? और यहाँ सेविंग का रेशियो बराबर नहीं आ रहा, इसलिए बैलेंस नहीं हुआ। तो आज हम लोग यही बात सीखने वाले हैं कि एक्चुअली बैलेंस किस प्रकार से किया जाता है। क्या कुछ कंडीशंस हैं, कुछ नियम हैं इसको बैलेंस करने के? तो वही बात हम लोग सीखेंगे। बैलेंस करने में 2 बातें समझनी है कि बहुत बार क्या होता है कि बैलेंस करने के लिए आपको, एक होता है कंडीशनल बैलेंसिंग और एक होता है अनकंडीशनल बैलेंसिंग। कंडीशनल बैलेंसिंग का मतलब कुछ कंडीशन गिवन हो, और अनकंडीशनल बैलेंसिंग का मतलब हमको अपने आईक्यू का इस्तेमाल करके उसको बैलेंस करना है। 2 बातें होती हैं। कंडीशन गिवन हो का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने बोला कि 2 लोगों के पास 3:4 में मनी है, एक का मनी को 100 रुपया बढ़ा दो, तो मैंने बोला भाई ये तो कंडीशन दिया हुआ है कि एक को बढ़ाना है तो मैं बढ़ाऊंगा, ये कंडीशन है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कंडीशन कुछ भी गिवन नहीं होगा, बहुत सारी चीजें जो हिडन होती हैं, हिडन जो हम जानते तो हैं लेकिन वो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, गिवन नहीं है, हिडन है। जैसे हमको पता है कुछ कुछ चीजें कि कोई भी, अगर मैंने बोला कि ये पूरा है और ये आधा है, तो हमको पता है कि ये वाला पार्ट इसका आधा होगा, लेकिन ये गिवन नहीं होगा, ये आपको समझना है। बहुत बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बैलेंस तो करना पड़ता है लेकिन अपने आईक्यू का इस्तेमाल करके। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जब कंडीशन गिवन होते हैं कि उसको किस अकॉर्डिंगली बैलेंस करना है। तो 2 बातें होती हैं।
जो अनकंडीशनल बैलेंसिंग होती है उसमें कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चन आता है, आपको एक अच्छे आईक्यू का इस्तेमाल करना है कि एक्चुअली क्या होगा। जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको पढ़ें और आप ये समझने का प्रयास करें कि इसमें क्या हो सकता है, क्या मैं कुछ कर सकता हूं, और मैक्सिमम प्रयास करना है पेन छोड़ करके। क्योंकि आप जब पेन पकड़ते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं ना, तो आप मैक्सिमम टाइम्स क्या करते हैं, उसमें कोई कांस्टेंट पुट कर देते हैं, 4x 5x करते हैं, 3x 6x करते हैं, लाइक दिस करते हैं। तो ये वाला काम होने से पहले क्वेश्चन का आंसर निकालना है। उसके लिए आपको आईक्यू का इस्तेमाल करना है, और उसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम आपको भूल जाना होगा कि कोई कांस्टेंट होता है, एक्स वाई जेड कुछ होता है, इसको भूलना होगा और इसको भूल के काम करना होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले करेंगे अनकंडीशनल बैलेंसिंग क्या होती है। अनकंडीशनल बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अनकंडीशनल बैलेंसिंग क्या होता है, उसके क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली अनकंडीशनल बैलेंसिंग क्या हो। दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक होगा अनकंडीशनल बैलेंसिंग, एक होगा कंडीशनल बैलेंसिंग। अनकंडीशनल बैलेंसिंग करने के कोई नियम कानून नहीं है। वो क्वेश्चन आएगा, आपको उसको बैलेंस करना होगा। कुछ गिवन, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं गिवन होता है, आपको समझ करके उसको बैलेंस करना होता है। और बहुत बार कंडीशनल बैलेंसिंग का तब तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो हम लोग इसको समझेंगे क्वेश्चन से ही कि क्या होता है कंडीशनल बैलेंसिंग और क्या होता है अनकंडीशनल बैलेंसिंग। क्वेश्चन से ही समझेंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था, उसी से मिलता जुलता, थोड़ा सा अच्छा, जिसमें हम लोग समझ के सीखा जा सकता है कि एक्चुअली क्या होगा रेशियो। देखो ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छा कर लिया तो आप मैक्सिमम टाइम्स ये समझो कि आपके कॉमर्शियल मैथ्स पे 40% का ग्रिप आ जाना है। पूरे कॉमर्शियल मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, 40% का ग्रिप केवल रेशियो देता है। क्योंकि आगे भी जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उसको सॉल्व जब करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो ही एक ऐसा मेथड है जो क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करवाएगा और आसानी से बनवाएगा। क्योंकि जब भी हम लोग एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम हमसे टाइम ही फंसाता है। अगर टाइम किसी ने बचा लिया तो वो एग्जाम पास कर जाएगा। तो बड़े सिंपल सिंपल साधारण साधारण कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कंडीशनल बैलेंसिंग जानेंगे कि एक्चुअली कंडीशनल बैलेंसिंग होता क्या है और उसको बैलेंस किस प्रकार किया जाता है। अनकंडीशनल बैलेंसिंग में कुछ बड़े अच्छे क्वेश्चंस प्रयास करेंगे बनाने का तो बना ही लेंगे। आसान होता है। जैसे अब एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम प्रयास करना है कि हम बिना पेन का यूज किए हुए इस क्वेश्चंस को बना सकें, समझ सकें क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर हमें 10 सेकेंड का समय दिया गया है तो मैं 10 सेकेंड में कैसे बना सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपको इस बात को समझना होगा कि देखो हर बार क्या हो रहा है, तीन ही टर्म है एबीसी। यहाँ भी एबीसी है, यहाँ भी एबीसी है और यहाँ पे भी एबीसी है। ठीक है, तो अगर तीनों कांस्टेंट टर्म है एबीसी 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 तो तीनों जगह इसका वैल्यू समान होना चाहिए। ये बात हम लोग बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज कर देता, यहाँ पे डी आ जाता, तब हमारी कंफ्यूजन बढ़ जाती कि मैं अब डी को कहाँ से लाऊं। लेकिन अगर तीनों जगह टर्म सेम है, यहाँ भी एबीसी है, यहाँ भी एबीसी है, यहाँ भी एबीसी है, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, जस्ट गो ऑन। और गो ऑन में सबसे पहला एडिशन ही होता है। आप इस बात को और समझना, जब भी एक कांस्टेंट मिले ना तो आप बिना सोचे हुए इनको जोड़ दो, बिना सोचे हुए जोड़ दो। जैसे अगर मैं इसको जोड़ देता हूं, अगर मैंने इसको जोड़ दिया, ये कितना हो गया, 4। मैंने इसको जोड़ दिया तो ये 4 हुआ, 4 हुआ ना, ये 4 हुआ, ये 4 हो गया। मैंने इसको भी जोड़ दिया, कितना हो गया, 12। और मैं अगर इसको भी जोड़ूंगा, आप इस बात को समझना, अगर मैं इसके वैल्यू को भी जोड़ूंगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा।
लेकिन तीनों में समानता क्या है कि तीनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। भाई ये भी a प्लस बी प्लस सी का मान है, ये भी a प्लस बी प्लस सी का मान है, और ये भी a प्लस बी प्लस सी का ही मान होगा, तो तीनों जगह वैल्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल। और इक्वल करना बहुत आसान है। अगर ये 12 है तो मैं इसको भी 12 बनाऊंगा, और मैं कहूंगा इसका वैल्यू भी कितना होगा, 12 होगा। यही होगा ना, मैंने 3 से इंटू कर दिया। लेकिन केवल इसको 3 से गुना करके काम नहीं चलना है, क्योंकि जब हम रेशियो को बैलेंस करेंगे तो हमको इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। इसको भी गुना किससे करना पड़ेगा, 3 से। ये होता है अनकंडीशनल बैलेंसिंग। यहां गिवन नहीं था कि आपको 3 गुना करना है, 5 गुना करना है। आपका आईक्यू समझना होगा कि यहाँ पे अगर एबीसी है, यहाँ पे भी एबीसी है, वहां पे भी एबीसी है। कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, सब जगह कांस्टेंट वैल्यू है, तो सबके वैल्यू को बराबर करना होता है। सबको ऐड कर दी, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, ये भी 12 होगा। मैंने बोला ये वाला वैल्यू 3 है और ये वाला वैल्यू कितना है, 9। अब हम, चूंकि ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, तो हम क्लियर हो गए। अब ये जो 3 है ना, ये 3 ये किसका मान है, ए का मान। ए का मान 3 है, तो मैं ए के सामने 3 पुट कर दूंगा। ए के सामने कितना पुट करूंगा, 3। ए के सामने मैंने 3 पुट कर दिया। यहां ये वाला जो वैल्यू है, ये सी का मान है 5। सी के सामने मैंने 5 पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया। इसका वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि दूसरा वैल्यू 8 होना है। लेकिन सिंपल अब बी का वैल्यू है, तो आप खुद सोचो कि अगर टोटल वैल्यू 12 है और 8 हो चुका है, तो ए का बी का वैल्यू किसी भी हाल में क्या होगा, 4। और जैसे ही 4 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1:2। अनकंडीशनल बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि अगर वैल्यू कांस्टेंट हो, कभी भी क्वेश्चन में वैल्यू कांस्टेंट हो, तो इसको इक्वल बना देना है, इक्वल बना देना है। जैसे मैंने ये 12 नहीं दिख रहा था तो मैंने 12 बना दिया, ये 12 नहीं था, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंस करना, रेशियो को बैलेंस करना। मैंने बैलेंस तो किया ना, पहले से क्या था 1:3, मैंने इसको चेंज कर दिया, चेंज करके क्या बना दिया 3:9, 3:9 बनाया ना। तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। रेशियो को बैलेंस बिना किए हुए क्वेश्चन पे अप्रोच नहीं हो सकता है, हमको रेशियो को बैलेंस करना पड़ा। 1:3 से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, लेकिन 3:9 से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने 3:9 से वैल्यू निकाल दिया और आंसर हो गया 1:2। अनकंडीशनल बैलेंसिंग। जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आप देखो, ये देखो, हमको एक बात हमेशा रेशियो में ध्यान रखना है। रेशियो में एक बात हमेशा ध्यान रखना है, दो तरह के वैल्यू होते हैं, दो तरह के वैल्यू होते हैं। एक होता है रेशियो वैल्यू, एक होता है रेशियो वैल्यू, एक होता है रेशियो वैल्यू, ठीक है। और एक होता है ओरिजिनल वैल्यू, एक होता है ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। दो तरह के वैल्यू होते हैं, ध्यान रखना। रेशियो वैल्यू जो होता है ना, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। रेशियो वैल्यू जो होता है उसको आप कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हो। दोनों में समानता क्या है कि दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। कैलकुलेट नहीं कर सकते, इक्वेट कर सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेट एंड इक्वेट? कैलकुलेट करने का मतलब वो वैल्यू जिसमें हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, इनटू, माइनस, प्लस, डिवाइड कर सकें, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और इक्वेट करने का मतलब कंपेयर करना, तुलना करना। तो कभी भी रेशियो और ओरिजिनल वैल्यू में केवल एक ही काम होगा, इक्वेट होगा, तुलना होगा। उन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, केवल कंपेयर कर सकते हो, केवल। क्योंकि आप रेशियो वैल्यू को लिखते हो ही यूनिट, इसका इकाई यूनिट लिखते हो, लेकिन इसका तो वैल्यू ओरिजिनल रहता है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करके वैल्यू तक जाता हूं, यही होता है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तो दो तरह का वैल्यू आपको मिलेगा, आपको रेशियो वैल्यू भी मिलेगा और ओरिजिनल वैल्यू भी मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये रेशियो वैल्यू है और ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये रेशियो वैल्यू है और ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूं, इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूं, लेकिन इस वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। अब बात है कि सर इसको कितना चेंज करें, तो इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो। इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस। अब कैसे होगा, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर टर्म्स कांस्टेंट हैं, यहां पे सब एबीसी हैं और यहां पे भी क्या है, एबीसी, तो केवल एक ही काम करना है, ऐड कर देना है। जब भी ऐसी स्थिति आती है दोनों तरफ कांस्टेंट वैल्यू हो, तो आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आपने जैसे ही बेटा इसको ऐड किया, जैसे ही इसको ऐड किया, आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको पता है, मिलेगा 2a + 2b + 2c, यही मिलेगा ना।
और बराबर क्या मिलेगा 20। हम कह सकते हैं कि रेशियो में a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? a प्लस बी प्लस सी का मान है 10 यूनिट, है कि नहीं है? है। आप इस बात को समझ रहे हैं ना? देखो बेटा, यहां पे भी एबीसी है, यहां पे भी एबीसी है, दोनों में अंतर क्या है? यहां पे मान रेशियो में है और यहां पे मान ओरिजिनल है। मैं इसको छू नहीं सकता, मैं इसको छेड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं इसको चेंज कर सकता हूं, तो मैं इस पे चला गया, मैंने इन सबको जोड़ दिया। जैसे ही मैंने जोड़ा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c मुझे मिला। मैंने a प्लस बी प्लस सी बराबर कर दिया इनको जोड़ करके बाई 2, यही किया ना? इन दोनों को जोड़ दिया, 9 7 16 4 20, और बाई 2 कर दिया, कितना आ गया? तो इसको हम 10 यूनिट बोल सकते हैं। अब मैंने बोला कि भाई ये भी तो a प्लस बी प्लस सी का मान है 30, तो मैं कहता हूं ओरिजिनल वैल्यू है 30, ओरिजिनल वैल्यू है 30। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि एक यूनिट का मान क्या होगा? 3 होगा। मैंने बोल दिया एक यूनिट का मान 3 होगा। एक यूनिट का मान कितना होगा? क्योंकि 10 यूनिट का मान अगर 30 है तो एक यूनिट का मान तो 3 ही होगा। अब क्लियर हो गया कि ये जो मान रेशियो में है ना, इसका एक्चुअल मान हम निकाल सकते हैं। जब एक यूनिट का ओरिजिनल मान 3 होगा, तो ये जो 4 यूनिट है इसका ओरिजिनल वैल्यू 12 होगा। 7 यूनिट का ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा? 21 होगा। और 9 यूनिट का वैल्यू 27 होगा। ठीक है। अब एक बात और समझो, क्योंकि एबीसी यहां पे गिवन है और हमसे पूछा क्या है? सी। अब बेटा, अगर हमको एबीसी का मान पता है और सी पूछा जाए, तो हमको एबी को हटाना पड़ेगा ना? किसको हटाना पड़ेगा? और हमको पता था कि ए बी का जो मान है वो 12 है। ए बी का मान कितना है? 12। तो अगर मैं 30 में से 12 को माइनस कर दूं, तो आंसर कितना आ जाएगा? 18। और मैं कह दूंगा कि 18 आंसर होगा। वेरी सिंपल। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो टर्म्स हैं वो कांस्टेंट हैं, तो आपको केवल ऐड कर देना है, और हर बार ही ऐड करना है, बिना सोचे हुए ऐड कर देना है और बैलेंस करना है। मैंने पहले देखा कि क्या है क्वेश्चन में। मैंने देखा कि भाई इधर भी एबीसी दिख रहा है और इधर भी एबीसी दिख रहा है, लेकिन इधर का मान रेशियो में है और इधर का मान ओरिजिनल में है। मैंने सोचा, देखो सर, हमारे टीचर ने कहा था कि ओरिजिनल मान को हम चूज नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रेशियो के मान को तो हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते, तो मैंने इसको जोड़ लिया। तो मुझे पड़ा 2abc। 2abc बराबर यहां से जोड़े तो 20 आ गया। मैंने बोला कि 10 यूनिट है टोटल वैल्यू एबीसी। 10 यूनिट का मान 30 दिया हुआ है, एक यूनिट का मान मैंने 3 निकाल दिया। रेशियो के एक यूनिट का मान जैसे ही 3 निकला, तो मैंने बोला ये तो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मान 12 होगा, 7 यूनिट का मान 21 होगा, 9 यूनिट का मान 27 होगा। मैंने ऐसा कर दिया। अब हम सोचे कि भाई इसके बाद क्या करना है, तो हम देखें कि वैल्यू मुझे निकालना है सी का ओरिजिनल मान निकालना है। तो सी का ओरिजिनल मान निकालना है, तो मुझे यहां से ए प्लस बी को माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ ए प्लस बी का मान 12 मैं निकाल चुका हूं। तो मैंने 20 30 माइनस 12 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 18। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चंस ये सारे वही हैं। आप एक बात बताओ, इस क्वेश्चंस को बनाने में कितना समय लगता? 10 सेकंड? 5 सेकंड? उससे ज्यादा क्या लगेगा? अरे भाई, 9 7 16 4 20 10 3 करती है 12 करके 18, तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे। अब बोलने में जो समय लग जाए, यही तो गति है। डिफरेंस बिटवीन देखो क्या अंतर होता है। एक फ्रेशर, एक बच्चा जब तैयारी करने आता है, जब शुरुआत करता है, तो उसने हमेशा से ये पढ़ा है कि अगर रेशियो 4:7:9 हो, तो हमको पहले इसको 4x लिखना पड़ेगा, इसको 7x लिखना पड़ेगा, इसको 9x लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही बात मुझे सिखलाई जाती है। जब इस फील्ड में हम लोग आते हैं, कंपटीशन तैयारी करने आते हैं, तो यहाँ पे हमारे टीचर सिखलाते हैं कि देखो, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप एक्स वाई जेड लिखोगे। आप जितना देर में लिखने का प्रयास करोगे, उतना ही देर में तो आंसर आना है। तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, हम लोग एक्स वाई जेड नहीं लिखते हैं और सिंपल समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन क्या है, अप्रोच किया, उसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान होता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। अब जैसे देखो, फिर से अगला क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन और है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखो इसको करके। और पता है, इसका टाइमर अगर मैं लगा दूंगा ना, तो आपसे काम चलेगा नहीं। देखो, टाइमर लगाने में भी मैंने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। अब आप देखो बना के कितना समय लगा लेते हो आप।
तो जस्ट ट्राई। देखो मेहनत, देखो हमेशा एक बात समझो, आप कभी भी इस बात को जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना परफेक्शन आपके पास आना है। आप इजिली टाइम पास नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे बैठे हो और आपका व्यू ये है कि जो मुझे समझ में आ रहा है मैं समझ रहा हूँ, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ पे बैठे हो, आपको समझना ही होगा। नहीं समझ में आ रहा है, आप बोलो कि नहीं समझ में आ रहा है। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं अपने हिंट से समझता हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही है, मैं बड़ा आसान बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझने वाला समझ ही जाइए, कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपको टीचर को बोलना पड़ेगा कि मैं बात नहीं समझ रहा हूं, तो टीचर आपका मदद कर सकता है। यही तो डिफरेंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में। मैं कभी भी ऑनलाइन क्लास को सपोर्ट नहीं करता, ऑलवेज सपोर्ट ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि सामने बैठ के बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आप बहुत सारी चीज़ें सीखी नहीं जाती हैं। आज तक मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं किया। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी हैं जो बच्चे बाहर हैं कि सर ऑनलाइन, जब ऑनलाइन चला दीजिए, ऑनलाइन चला दीजिए, लेकिन मुझे ही नहीं समझ में आता कि मैं ऑनलाइन में करूँगा क्या। अब जैसे मुझे इसको बताना है या किसी क्वेश्चन को समझाना है, तो मैं कैसे समझा पाऊंगा? उसके मन में कुछ डाउट आएगा, वो कैसे पूछ पाएगा? अब मैं क्लास ले रहा हूँ, किसी ने डाउट ने भेजा ही, तो मैं डाउट थोड़ी बताऊंगा, मैं तो यहाँ पे क्लास लूंगा। और क्लास से जब मैं निकल जाऊँ तो फिर इस बात का केयर नहीं रहता कि मेरे से किसी ने क्या पूछा था, फिर अपना दुनिया अलग हो जाता है, फिर और हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हमेशा प्रीफर करना है ऑफलाइन क्लास को। अब जैसे इसका आंसर, अब दिक्कत क्या हुई, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है मैं बताता हूँ। पिछले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में केवल अंतर है फ्रैक्शन का। वहां पे सब कुछ आसानी से कट जा रहा था, तो आसानी से आंसर आ गया था। यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जा रहा था, तो दिक्कत क्या है? आप सेम चीज है, मैं इसको जोड़ देता हूं, इसको मैंने जोड़ा 21 आ गया, तो 21/2 10.5 हो गया, 10.5। यही हुआ ना भाई। अब ये 10.5 है, तो 10.5 बराबर कितना है? 14। तो 1 यूनिट बराबर 14/10.5। 1 यूनिट बराबर 14/10.5 होगा, यही होगा ना। और मुझे चाहिए क्या? मुझे सी निकालना, ए बी का वैल्यू चाहिए, 6 निकालना। मैं 6 से गुना कर दूं, यहां से हटा के इसको 60 बना देता हूं। मैं 5 से काट देता हूं 21 बार में, 5 से काट देता हूं 12 बार में, 3 से काट देता हूं 7 बार में, और 7 दूनी 14। मैंने डायरेक्ट सी निकाला है। अच्छा, मैंने ए बी निकाला है, 6 का मान 6 होगा। मैंने ए बी का मान निकाला है, 6 यूनिट निकाला है ना, तो 6 यूनिट तो ए बी का मान था। ए बी का मान आ गया, ए बी सी 14 है, ए बी का मान 8 आ गया, तो सी का मान 14 - 8 बराबर 6 ही होगा। हाँ, बोलिए। 1 मिनट। हाँ, ए प्लस बी का मान 6 है रेशियो में, बी प्लस सी का मान 7 है रेशियो में, और सी प्लस ए का मान 8 है रेशियो में। ठीक है, अगर मैं यहां से जोड़ूंगा इसको, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो यही बनेगा, और इधर से वैल्यू 21 आ रहा है। मैंने a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल लिया, 10.5 या 21/2, कुछ भी कह सकते हैं, मैंने 10.5 बोल दिया। अब ये 10.5 यूनिट है, क्योंकि ये रेशियो का मान है। अब मुझे इसके साथ कंपेयर करना है, तो 10.5 यूनिट बराबर 14 बोल दिया। 1 यूनिट का वैल्यू 14/10.5 बोलेंगे, यही बोलेंगे ना सर, ऐसा मैंने बोल दिया। अब यही भी काटने नहीं रहना है, आगे बढ़ जाना है। जैसे ही देखो, जब भी आपको फ्रैक्शन मिल जाना, तो बिना परेशान हुए आप आगे मूव करना, और लास्ट लाइन में अगर जरूरत पड़े तो काटने का प्रयास करना, आसानी होगी। अब ये 1 यूनिट का मान निकल गया, मुझे सी निकालना था। मुझे सी निकालना है, तो मुझे यहां से ए प्लस बी को हटाना पड़ेगा, और ए प्लस बी का रेशियो मान कितना है? 6। तो 1 यूनिट का मान ये, तो 6 यूनिट का मान मैंने निकाल दिया। ये 6 यूनिट का मान जैसे ही मैं निकला, तो किसका वैल्यू निकला? ए प्लस बी का। अब मैं यहाँ पे काट लूंगा, और इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा? 8। अब a प्लस बी 8 निकल चुका है, a प्लस बी प्लस सी 14 है, तो उसका मान कितना होगा? 6 होगा। तो बहुत आसान है, आसान तो है, लेकिन वो जो कैलकुलेशन से डरते हो ना, फ्रैक्शन आ जाए, पॉइंट आ जाए, तो आपको डर लगने लगता है। डरना नहीं है, मूव ऑन है, आपको चलना है, और इसी में रास्ता निकालना है। फास्ट करना है, जल्दी करना है, टाइम तभी बचता है। जैसे देखो, जैसे ये कि प्यारा क्वेश्चन, आईक्यू, यूज योर आईक्यू ओनली। आप अपने आईक्यू का इस्तेमाल करो,
और समझने का प्रयास करो कि इस क्वेश्चन को देने का वजह क्या हो सकता है। अब एक बात समझो, देखो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो ये बात आपको समझना ही होगा कि अगर टर्म कांस्टेंट मिलता है, देखो इधर भी और इधर भी सेम है ना, कुछ मत करो, दोनों को ऐड कर दो, पहले ऐड करो, देखो क्या निकलता है। मैं इसके वैल्यू को ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 2q बराबर p प्लस q प्लस आर, ये लिख सकता हूं ना? कोई दिक्कत है इसको लिखने में? नहीं। अब मैं इसको भी ऐड कर लेता हूं। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 3q माइनस p प्लस क्यू प्लस आर, मिलेगा क्या वो? इक्वल टू 25 है, 30 है, 30 है, ऐसा मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है ना? कोई दिक्कत है इसमें? आप बताओ बेटा, पी क्यू आर के वैल्यू को मैं यहां से ले लूं 2q, तो q का मान कितना आ गया? 30 आया। q का मान कितना आया? 30। आप इस बात को समझ सकते, देखो एकदम दिमाग में ये बात बैठा लो, अगर टर्म कांस्टेंट हो, इधर भी पी क्यू आर इधर भी पी क्यू आर ऐड करना है और कंपेयर करवा देना है। इधर वैल्यू मैंने निकाला 2q का मान p प्लस क्यू प्लस आर आ गया, इधर मैंने ऐड किया तो ऐसा आ गया, ऐड करोगे तो यही मिलेगा, q q q 3q हो जाएगा, माइनस कॉमा ले लेंगे तो p प्लस क्यू प्लस आर मिल जाएगा, और p प्लस क्यू प्लस आर को पहले ही हम लोग 2q बोल चुके हैं, तो 3q माइनस 2q करेंगे तो q आएगा, q बराबर कितना आ गया? 30। अब बताओ q बराबर अगर 30 आ गया, q बराबर कितना आ गया? 30। आप बता सकते हो क्या कि अगर q 30 है तो p को 17 होना पड़ेगा, 13 होना पड़ेगा? कितना होना पड़ेगा? अरे होना पड़ेगा ना, क्यों होना पड़ेगा? अब कोई बोलेगा सर ये 13 तो रेशियो मान हुआ ना, तो हाँ, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो यहाँ तो दिया हुआ नहीं है और हमसे पूछा भी रेशियो ही मान गया है, तो हम रेशियो में निकाल सकते हैं। अब मैंने बोला कि p का मान 13 हो गया और जैसे ही 13 आया तो मैंने 13 25 21 पे आंसर मार दिया, फिर आगे मैं प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि आप खुद देखो, अगर यहाँ पे भी q का मान कितना होगा? 30। आप बताओ इस q का मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, होगा ना? यहाँ पे q का मान 30 होगा, तो r का मान कितना होगा? 22 होगा, 22 होगा, 22 22 होगा, 13 25 22। तो आपको ये समझना है, देखो बड़ा सिंपल होता है, आप कांस्टेंट पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर आपको ऐड कर देना था, बिना सोचे समझे ऐड करो और कंपेयर में जाओ। बहुत बार आपको नहीं समझ में आएगा, तो आपको समझना ही नहीं है ज्यादा, कांस्टेंट मिलता है आपको ऐड कर देना है और ऐड करके कंपेयर करवा देना है, ना तो गुना करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है, ऐड करो और देखो क्या निकलता है, कुछ ना कुछ मिलेगा, आप रास्ते तक आ सकते हो। तो आसान था। ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया, देखो ये क्वेश्चन देने का पर्पस केवल सिंपल है, यूजेज ऑफ रेशियो, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, यूजेज ऑफ टर्म, क्वेश्चन आते ही इस्तेमाल करना है, आईक्यू का इस्तेमाल करना है, और आईक्यू का अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान दिखेगा आपको, तो जस्ट यूज योर आईक्यू ओनली। जो टर्म्स लिखे हुए ना, मूव ऑन, उसके साथ बढ़ जाओ, बिना सोचे हुए कि आंसर क्या आएगा, मूव ऑन, रेशियो में वैल्यू निकालने का प्रयास करो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, क्वेश्चन जो लिखा हुआ उसके साथ बढ़ जाना है, बस जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ वैसे वैसे बढ़ जाना है, कोई एक्स वाई जेड नहीं मानना है, जो टर्म्स है उसी के साथ मूव करना है। 81,000 जानते हो, देखो एक ये बात आप सीख लो ना कि आपको बिना परेशान हुए जब भी रेशियो और ओरिजिनल दोनों वैल्यू मिले, रेशियो और ओरिजिनल वैल्यू दोनों मिले, रेशियो वैल्यू भी मिले ओरिजिनल वैल्यू भी मिले,
तो आप क्या कर सकते हो, रेशियो को चेंज कर सकते हो। हाँ, ओरिजिनल को तो कुछ नहीं कर सकते, ओरिजिनल को कंपेयर करवा सकते हो, यही करवा सकते हो ना। तो रेशियो को चेंज करने का प्रयास करो। इसको चेंज करना है 2 3 4 को, कैसे चेंज करना है, तो स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था डायमंड ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स, एक हीरा 3 भाग में टूट गया, और द रेशियो ऑफ वेट ऑफ 3 पार्ट, जो टूटा वो हीरा का जो वेट का रेशियो है वो 2:3:4 है। तो हम इस बात को समझ पाए कि जब हीरा टूटा नहीं होगा, जब हीरा ब्रोक नहीं किया होगा, तो 4 3 7 2 9 यूनिट होगा, होगा बेटा। वजन कितना यूनिट होगा, वजन 9 ही यूनिट होगा ना, क्योंकि टूटने के बाद 2 3 4 है, तो टूटने के पहले 9 यूनिट होगा। समझ सकते हैं। फिर बोला कि इसका मूल्य जो है ना, द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, और वेट हमारे पास कितना मिल चुका है, 9 यूनिट। इसका मतलब इसका प्राइस जो होगा ना बेटा, प्राइस, इसका प्राइस जो होगा वो 81 यूनिट होगा, 81 यूनिट होगा। ये बात हम समझ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। देखो, अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट मूव करना है, क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार मूव करना है। मैं क्या कह रहा हूं कि सिंपल हमको रेशियो ही चेंज करना था। आप इस 52,000 52,000 को कुछ नहीं कर सकते हो, ये केवल काम आएगा आपको कंपैरिजन करने में। आप इस पे फोकस ही मत करो, इस पे ध्यान ही मत दो लास्ट तक। लास्ट में वैल्यू का काम पड़ता है, स्टार्टिंग में रेशियो को ही चेंज करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो आप रेशियो पे ही फोकस करो। रेशियो 2 3 4 था, इसके पहले लिखा हुआ था ये वजन 3 पार्ट में है, मैंने टोटल बना दिया 9 यूनिट बराबर 81 हो गया। फिर बोला गया ये 3 भाग में टूट गया, 3 भाग में टूट गया, 3 भाग में, 3 भाग में टूटा था, तो इसका वजन का जो रेशियो आया था वो क्या था, 2 3 4। अच्छा, ये एक बात और बताइए, हीरा छोटा हो या बड़ा, प्राइस जो होगा वो अकॉर्डिंगली ही होगा। अगर बड़े वाले हीरे का स्क्वायर करने के बाद प्राइस आता था, तो छोटे वाले हीरे का भी स्क्वायर करने के बाद ही प्राइस आएगा। तो मैंने बोला भैया ये टूट गया ना, तो इसका प्राइस है 4 यूनिट, इसका प्राइस है 9 यूनिट, और इसका प्राइस है 16 यूनिट। मैं यही कह सकता हूं। मैं सोचा कि यार पूरा प्राइस क्या हो गया, तो देखे 29 यूनिट। अब हमारे दिमाग में समझदारी खत्म हो जाएगी कि यार पहले तो प्राइस 81 यूनिट था, अब प्राइस 29 यूनिट क्यों आ गया। तो टूटने के बाद वो हीरा जो है वो लॉस चला गया, क्योंकि क्रिस्टल बोला जाता है ना, क्रिस्टल, क्रिस्टल हीरा का शुद्ध रूप जो हम लोगों को कभी ना देखने को मिला, कभी नहीं मिला, क्योंकि वो एक्सपोर्ट होता है और वो बड़ा महंगा होता है। हम लोग को क्या मिलता है, मशीन से काम करने में, उसको क्रिस्टल बनाने में जो टुकड़ा मिला, जो उसको झाड़ने के बाद मिला डस्ट, वही लेकर के हम लोग खुश हैं, उसी को हम लोग हीरा बोल देते हैं कि ये हीरा है। तो क्रिस्टल जो होता है तब क्या होता है, उसके मूल्य और इसके मूल्य में बहुत फर्क होता है। वही ये टूटने के बाद इसका मूल्य कम हो गया और एक 29 यूनिट हो गया। अब देखो पहले 81 यूनिट था, अब 29 यूनिट था, तो मैंने बोला भैया यहाँ पे नुकसान तो हो गया, लॉस। तो लॉस कितने का हुआ, लॉस हो गया 52 यूनिट का। अब हमको एक बात समझ में आई कि अच्छा यही लॉस 52,000 दिया हुआ था, यही बोला लॉस हो गया उसको 52,000 रुपए का, और यहां से लॉस हमको 52 यूनिट का दे रहा है। तो 52 यूनिट का मान कितना, 1000, 52,000। एक यूनिट का मान 1000। ओरिजिनल हीरे का प्राइस कितना यूनिट था, तो आंसर कितना हजार होगा, 81,000 होगा। बहुत सिंपल है। देखो अकॉर्डिंगली मूव करना है, क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट को देख करके मूव कर जाना बिना सोए हुए, आंख नहीं बंद करना है। डिजिट सम इज अ मेथड which will be used only in simplification when your simplification is, जब आपका सिंप्लीफिकेशन बड़ी मुश्किल में आ जाता है, जब आपको लगता है कि मैं गुना करूंगा या डिवाइड करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, देन यू विल यूज। जो आसान है, आसान का कोई मंत्र नहीं होता, आसान है तो आसान रहने दीजिए, और सिंपल है ये जो लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट, इसी को मैंने यहाँ पे उतार दिया है, और ये काम आप हर दिन कर सकते हैं। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए ना, तो आप उसको पहले क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना लाइन, उसका मैथमेटिकल कन्वर्जन करो। मैथमेटिकल कन्वर्जन जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट को मैंने मैथ में उतार लिया कि मैथ में ऐसा है, उसके बाद आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। आप डरो मत, डरो मत, मैथ डरा नहीं सकता, क्योंकि मैथ्स ऑलरेडी इतना आसान है, कॉम्पिटिटिव मैथ बहुत आसान है।
अगर यही हम लोग स्टैंडर्ड में जाएंगे तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है, स्टेप मार्क्स होते हैं, तो वहां पे चीजें बदल जाती हैं। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव में हो तो डरना नहीं है, आपको सिंपल क्वेश्चन देखना है क्या लिखा हुआ है। देखो, एक बार, दो बार, तीन बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना घर पे, सेम क्वेश्चन का करो, अलग करो मत करो, क्वेश्चन को सेम रखो, मेथड को याद मत रखो, खुद से देखो, क्वेश्चन पढ़ो, समझो क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखो, फिर देखो कहां मिस हो रहा है, फिर समझो। तो आपको लगातार एक ही क्वेश्चन को बार बार करना होगा। इसीलिए किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए। 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए, क्योंकि एक ही बुक को अगर हम 10 बार पढ़ लेंगे तो कम से कम वो बुक तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और 10 बुक को हम एक ही बार पढ़ेंगे तो 10 बुक है भाई। तो आपको क्या करना है ना, कि डरना नहीं है, बस सिंपली जो सीख रहे हो उसी को सीखते रहो। देखो, आपके एग्जाम में 100% लाने वाले कम बच्चे होते हैं, पास करने वाले 60% लाके पास करते हैं। तो 60% तो आप पढ़ रहे हो, जो क्लास में पढ़ रहे हो उस पर भी काम करते रहोगे तो भी आप पास कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि उसके लिए एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करना है, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट इसलिए करना होता है कि मैक्सिमम जाने के लिए। अब चूंकि हम लोग जब सीख रहे हैं तो इतने ही तक सीमित क्यों रहे, घर पे बैठे हैं खाली, तो हम लोग प्रयास करते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहें, कुछ कुछ सीखते रहें, कुछ कुछ बनाते रहें, तो ये फायदा होता है। तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे रेशियो के वो बहुत आसान होंगे। देखो, जैसे ये अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैंने एक टर्म को चेंज कर दिया। यही समझदारी है, आपको इसमें समझना है कि चेंज क्या है, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, मैथमेटिकल कन्वर्जन करो, आपको समझ में आएगा कि क्या चेंज है और क्या कर सकते थे आप। चलो फिर से देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। क्या अंतर है? अंतर यही है ना कि पिछले बार केवल एक ही रेशियो था और उसी से काम करना था, इस बार दो रेशियो आ गया ना। कोई बात नहीं, दो रेशियो क्यों आया, दो रेशियो क्यों आया? बोला पहले हीरा 3 भाग में टूटा, पहले हीरा 3 भाग में टूटा ना, जिसका रेशियो क्या था 9:2:1। तो हम समझ गए कि पहले हीरे का वजन जो था 9, 2, 11 और ये कितना यूनिट था, 12 यूनिट था। तो प्राइस इसका जो होगा वो कितना यूनिट हो जाएगा, 144 यूनिट। ये बात हम समझ रहे हैं। ये वाला जो प्राइस है ये ओरिजिनल प्राइस कह सकते हैं इसको। ये प्राइस कैसा प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, ओके। ये ओरिजिनल प्राइस 144 यूनिट था। बोला हीरा 3 भाग में टूट गया, तो नुकसान तो हुआ होगा बंदे को, जिसका वजन 9, 2, 1 था, 9, 2, 1 था। तो मैंने बोला इसका प्राइस 81, 4, 1 है। कितना हो गया 86। तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, नुकसान हुआ। अगर नुकसान दिया हुआ रहता तो मैं यहीं से काम चला लेता। कितने यूनिट का नुकसान है बेटा, कितने यूनिट का नुकसान है, 58 यूनिट, 58 यूनिट का नुकसान हो गया इसको। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझे कि यार ये दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, तो हम पढ़े। बोला कि इफ प्लाईबोर्ड हैड बीन ब्रोकन, हैड बीन ब्रोकन, हैड बीन ब्रोकन, अगर ऐसा हो जाता, अगर इसमें नहीं टूट के इसमें टूटता, बोला अगर वह ऐसे नहीं टूट के ऐसे टूटता। तो अब यहां पे दो कंफ्यूजन होगा कि अगर भाई ये वाला ऐसे टूटता 7:3:2 में, तो क्या ओरिजिनल वेट यही रहता? तो हाँ, क्योंकि 7, 3, 10, 2, 12 और ये भी कितना 12। कल के डेट में अगर ये वाला 12 और ये वाला 12 दोनों बैलेंस ना होगा तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, बैलेंस करें। लेकिन यहाँ पे बैलेंस है। अगर ऐसे टूटता
तो हम बोलते अगर ऐसे टूटता तो प्राइस भी चेंज रहता, ये होता 49, ये होता 9 और ये होता 4, तो कितना हो जाता 62, 62, 62 यूनिट। तो यहाँ पे दो बातें आती कि पहले 86 यूनिट था, 62 यूनिट है, तो और ज्यादा नुकसान होता। 24 यूनिट क्या है, 24 यूनिट और ज्यादा नुकसान हो जाता, फर्दर लॉस होता सर। ये क्या है, फर्दर लॉस है। ये क्या है, फर्दर। फर्दर लॉस का मतलब क्या होता है, फर्दर लॉस का मतलब ये वाला कलम मैं 50 में नहीं बेच करके 40 में बेचता तो मुझे 10 रुपए का अतिरिक्त नुकसान होता। बात समझ रहे, 50 रुपए में बेच रहे थे तब भी नुकसान हो रहा था, लेकिन अगर 40 में बेचेंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा, 10 ज्यादा नुकसान हो। यही वाला बात बोला, बोला भाई जब ये हीरा, जब प्लाईवुड इसमें टूटा था ना तो नुकसान यहां भी हो रहा था, लेकिन जैसे ही इसमें टूटा तो और ज्यादा नुकसान हुआ। और ज्यादा नुकसान कितने यूनिट का हुआ, 24 यूनिट। हम बताओ ये जो मान दिया हुआ है ना बेटा, ये जो दिया हुआ है ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, 448 किसका वैल्यू दिया हुआ है, 24 यूनिट का। अब मैं कह दिया कि देखो 24 यूनिट का मान दिया हुआ है, 24 यूनिट का मान दिया हुआ है, 24 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, 440, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, ओरिजिनल प्राइस, मतलब किसका वैल्यू, 144 यूनिट का, 144 यूनिट का। या पूछ देता कि पहली बार टूटने पर उसे कितने का नुकसान हुआ, तो 58 यूनिट का। तो अगर 144 यूनिट पूछा है तो एक यूनिट का मान मैं निकालूंगा 448/24 और 144 यूनिट का मान निकालूंगा 448/24 इंटू 144, 12 से काट दें, 24 से डायरेक्ट कटेगा, और 6 चक 24, तो 2688 एक ही ऑप्शन में, ऐसे करके मार देंगे। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, देखो स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन मेजर होता है। आप अगर क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हो तो प्रयास करना बेवकूफी है। आपको किसी भी हाल में पहले क्वेश्चन को ही समझना है, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, हम क्या नहीं कर सकते। आप सिंपल बताओ, इसमें जो बातें लिखी हुई थी मैंने इसको मैथमेटिकल कन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने पुट कर दिया, वैल्यू निकाल लिया। कोई परेशानी थी क्या, नहीं थी। देखो हर बार यही काम करना होगा, जब तक स्मार्टर अप्रोच नहीं होता है तब तक कंपटीशन में आप पीछे रहोगे। अगर आपको आगे भागना है, लोगों से अलग रहना है, तो अच्छे क्वेश्चन का अप्रोच बहुत अच्छा होना चाहिए, आईक्यू बहुत अच्छा होना चाहिए। मैक्सिमम बार देखो, कोई बच्चा जब कमजोर होता है ना, उसके पीछे उसका खुद का कारण होता है। बहुत बार बच्चे क्या सोचते हैं कि अपने आप को स्मार्ट दिखलाने के लिए भरे हुए क्लास में वो मोबाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि उससे होगा क्या, वो इंप्रेशन कितने दिन का रहेगा, वो इंप्रेशन नहीं है, उसको आप इंप्रेशन नहीं कर सकते। किसको खुश करने चल रहे हो और क्यों कर रहे हो खुश, जब आपकी आत्मा खुश नहीं है तो दूसरे को दिखला करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर आपको बड़ी मुश्किल है। तो हमको दूसरे को नहीं दिखलाना है, यू शुड बी प्रूव योर सेल्फ ओनली। आपको अपने आप को प्रूफ करने की आवश्यकता है और आपको समझने की आवश्यकता है। समझेंगे, अगर क्वेश्चन आप समझ गए ना, हर बार क्वेश्चन बनेगा। आप जिस क्वेश्चन में आज तक फंसे हुए ना वो भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बशर्ते कि क्वेश्चन को समझ जाओ। एक बार, 2 बार, 3 बार, जो टाइम देना है ना वो बनाने में, मेथड में मत दो, क्वेश्चन में ही दो। 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, 3 बार क्वेश्चन पढ़ो। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश, तो अब नहीं होना चाहिए। कितने समझदार हम, तब तो ये 58 यूनिट का वैल्यू रहता। तो डिपेंड करता है, अगर मैं लॉस दिया हुआ रहता तो 58 यूनिट, फिर इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। तो वो हो ही सकता है, फॉल्स, फॉल्स। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, फॉल्स कर देता है, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा लेकिन लॉस दिया हुआ रहेगा। अब बच्चा क्या करता है, जो रटा हुआ रहता है वो इसी से कंपेयर, क्योंकि हमारे गुरुजी ने तो बोला था इससे कंपेयर करना है। लेकिन वहां ये क्वेश्चन मैटर करेगा कि आपको करना क्या है, डायरेक्शन क्वेश्चन ही देता है। हम लोग तो उसको फॉलो करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, अब मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से।
6%, 6%। अब देखो ये है क्या, आप क्वेश्चन को समझ जाओगे ना तो आप हर बार बना पाओगे। मेजर जो है ना वो क्वेश्चन को समझना है, केवल एक बार क्वेश्चन समझ जाओ। देखो क्या होता है, मार्केट किस चीज के ऊपर चलती है। आज के डेट में जब युद्ध चल रहा है ईरान से, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि दाम तो बढ़ नहीं रहा है पेट्रोल और डीजल का। क्यों नहीं बढ़ रहा है पता है? क्योंकि सरकार ने जो उनका एक्साइज ड्यूटी था उसको कम कर दिया पहले ही दिन। वो आज की बात देखो, क्या होता है ना, बहुत बार सिचुएशंस होते हैं। आज का जो सिचुएशंस है ना, आज अगर वो बढ़ा देगा ना पेट्रोल डीजल का दाम, तो पूरे जगह पे क्या हो जाएगा, लोग उसको कोसने लगेंगे। तो वो आज हार बर्दाश्त कर लेगा, वो कहेगा आज मैं कम कमा लूंगा। आप ही के पैसे से उसको खेलना है, सरकार अपना पैसा क्या है उसका, आप ही के पैसे से खेलना है। अब क्या करता था, कल तक जो वो टैक्स लेता था ना उसको कम कर दिया, प्राइस को कांस्टेंट छोड़ दिया। प्राइस को कांस्टेंट तभी रह सकता है अगर कमी आ गई, तो या तो प्राइस बढ़ेगा, अगर वो अपना जो कमीशन लेता था वो कांस्टेंट रखेगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वो अपना कमीशन कम कर दे तो प्राइस कांस्टेंट रह सकता है। तो उसने ऐसा किया कि उसने क्या किया कि अपना उसको घटा दिया एक्साइज ड्यूटी को। जैसे ही उसने उसको घटाया तो प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट रह जाता, वो नहीं कम करता, तो आपका प्राइस क्या कर जाता, रेज कर जाता। क्योंकि मूल्य डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, मूल्य डिमांड पे चलता है। कल के डेट में देश के अंदर मैक्सिमम लोग ईवी चलाने लगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो ये डीजल और पेट्रोल के दाम जो है वो क्या होने, कम होने लगेंगे। क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगा। कल के आज के डेट में क्या है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस हाइक करेगा। लेकिन ऊपर वाले ने क्या किया, बोला नहीं नहीं, इन पे भार मैं अभी नहीं पड़ने दूंगा, उसने उसको कम कर दिया। क्योंकि वो भी उसका गेम है, एक टीम ऐसी बैठी हुई है जो उसको बैलेंस करने में लगी हुई रहती है। कब तक, लेकिन अब आती है कब तक बर्दाश्त कीजिएगा। क्योंकि किसी भी तरीके से जाना आपके जेब से ही पैसा है, वो वहां नहीं करेगा तो वहां बढ़ाएगा, वो पैसा कहीं ना कहीं से तो लेगा आपसे। तो वो जो है ना, ये इसी पे डिपेंड करती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन अ कार। एक कार को बनाने में 3 तरह का एक्सपेंडिचर होता है। कार जब बनता है तो क्या क्या होता है, मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। अब बोला तीनों बढ़ गया, भाई जब तीनों बढ़ेगा और रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, पहला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, रेशियो लिखा हुआ है। क्या क्या रेशियो है, 4:3:2 है, तो मैं इसको 400, 300, 200 कर देता हूं। मैंने पता क्यों कर रहा हूं ऐसा, मैं पता है क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसको परसेंटेज में इंक्रीज करना है। आपको कभी भी वैल्यू रेशियो में दिया हुआ रहे और परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, तो आप रेशियो वाले वैल्यू को मल्टीपल ऑफ 100 ही रखना, क्योंकि परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। तो अब मैंने इसको 400, 300, 200 कर दिया। अब मैं बोला भैया क्या होता है कि इफ फर्स्ट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, इसको बढ़ा दिए, ये 10 बढ़ा, 40 बढ़ा, तो 400 कितना हो गया, 40। ये 24 बढ़ा, 324 हो गया, 10 घटा, 5% घटा है, तो 5% 200 का कितना होता है, 10। अब ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ, 40 बढ़ा, 24 बढ़ा, 64 बढ़ा, और 10 घट गया, 54 बढ़ा। क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज। तो 54/900 इंटू 100, यही होगा ना। बोला परसेंटेज चेंज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल वैल्यू, चेंज्ड वैल्यू नहीं। दाम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये डिसाइड बढ़ा हुआ मूल्य नहीं करेगा, बेस वैल्यू करेगा। अगर 10 रुपए का दाम बढ़ के 15 रुपया हो गया तो बढ़ा 5 रुपया, और ये डिसाइड 10 रुपया करेगा, इसलिए 5/10 होगा परसेंट निकालने में। तो ओरिजिनल मान जो था वो 900 था, तो 900 डिसाइड करेगा कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो यहां पे मैं निकाल सकता था कि 6%, और मैं 6% कह देता। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लाइन जितने लिखे हुए हैं ना उससे कम लाइन में सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर मैं इसी को, अब क्या होता कि मैं इसको 432 छोड़ देता ना, अगर मैं 400, 300, 200 नहीं करके 432 छोड़ देता तो लगने वाला समय ज्यादा लगता।
क्यों लगता है पता है? क्योंकि अब ये 4 का जो परसेंट निकालना है ना 10%, तो ये जो जैसे ही 4.4 आएगा ना तो आपका दिमाग अनबैलेंस ऐसे 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 हिलने लगेगा, पॉइंट जैसे ही आता है। तो हमको उसकी तरफ बढ़ना ही नहीं है। जब भी रेशियो में कोई वैल्यू दिया हुआ है और उसको परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो रेशियो वाले वैल्यू को मल्टीपल ऑफ 100 कर देना है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल था। फिर ये एक दो क्वेश्चन में अच्छा भी दूंगा जिसको थोड़ा सा मेहनत करके भी बनाना पड़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन भाई, अनकंडीशनल बैलेंसिंग, ये अपने दिमाग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 2:3 है, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में बोला रेशियो क्या होगा। यूज योर IQ एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। अब बहुत बच्चों ने बोला कि होगा तब तो चाहे पहला वाला छोटा ही होगा। हाँ, क्योंकि वाटर से तो कम ही जमीन है। पहला वैल्यू छोटा होगा तो 4:11 कि 4:7, जोड़ के देख लेंगे कौन सेटिस्फाई करता है। अगर ये 4:11 है, अगर 4:11 है तो 4×2 = 6 और 11×3 = 14। ओके ओके, हो गया। अब देखो, इसको बोलते हैं अनकंडीशनल बैलेंसिंग। इसमें केवल IQ है, केवल IQ है। अपने IQ को तेज कर लीजिए, ये बन जाएगा। क्या है देखो, बोला ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन और पानी का रेशियो 1:2 है। 1:2 है, 1:2 है। बहुत बढ़िया। ये जो 1:2 बराबर मैं कह दूं 3 यूनिट, ये 3 यूनिट कहां है? टोटल है। ये 3 यूनिट क्या है? टोटल। अब मैं इसको 2 भाग में बांटूंगा। अब इसको मैं 2 भाग में बांटूंगा, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो इन नॉर्थ और साउथ को जब जोड़ देंगे तो टोटल फिर से यही आ जाना चाहिए, 3 यूनिट, एकदम वही आना चाहिए। अब मैंने बोला भैया नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में क्या है? 2:3। अब कंफ्यूजन शुरू हो गया कि भाई ये 5 कैसे हो सकता है, ये 5 कैसे हो सकता है? जब ये 3 है ना तो इसको 1.5 होना पड़ेगा। अगर ये 3 है तो इसको कितना बढ़ना पड़ेगा? 1.5। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि इसको मैं 2 भाग में बांट रहा हूं, कल के डेट में 4 भाग में तोड़ता मैं इसको तो ये 3/4 हो जाता। मैं 2 भाग में तोड़ूंगा, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो मैं सोचा यार ये 3 यूनिट है और ये 5 यूनिट, ये तो संभव नहीं है। मुझे रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करें? या तो मैं इसको 1.5 बना दूं, 3/2। इसको मैं कितना बना दूं? 3/2। 3/2 कैसे बना सकता हूं मैं इसको? 3/10 से गुना करके। अगर मैं इसको 3/10 से गुना कर दूं तो कितना बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? आप समझना। अगर मैं इसको 3/10 से इंटू कर देता हूं, किससे? 3/10 से क्यों इंटू कर रहा हूं? 3/2 बना, क्यों बना रहा हूं 3/2? क्योंकि भैया ये वाला इसका आधा होगा, यही होगा ना। मैंने 3/10 बना दिया, 3/10 बना दिया। देखो ये अब 3/10 से इंटू किया तो इसको भी करेंगे ना भाई, कर दिए। और इसको भी करेंगे ना, कर दिए। काम हो गया। अब काम हो गया। अब आधा यहां है तो आधा यहां होगा। अब भाई आधा यहां है तो आधा यहां कैसे होगा? तो पूरे में से आधा को माइनस कर लेते हैं। जैसे मैंने 3 में से इसको माइनस किया तो इधर कितना बचा? 3/2 बचा ना। आप इस बात को समझो, ये कितना था? 3 यूनिट। इसमें से मैंने 3/2 यूनिट को माइनस कर लिया तो इधर कितना बचा? बचा ना। वैसे ही मैं इसमें से इसको माइनस कर लेता हूं, इसमें से इसको माइनस कर लेता हूं। तो 1 - 6/10, तो 4/10। 4/10 मतलब 2/5, 2/5। इसमें से इसको माइनस कर लेता हूं। 20 - 9 बराबर 21/10, 21/10। मैं इसको काट देता हूं और 2 दूनी 4 और 4 रेशियो, नहीं गलती किया ना, 10 दूनी 20, 9, ये 11 होगा। ये 11 होगा और मैंने कह दिया 4:11 होगा, 4:11 हो गया। अब तकलीफ तो हुई। तकलीफ पता है क्यों हुई?
फ्रैक्शन। तकलीफ का कारण केवल क्या था? फ्रैक्शन। जबकि इसको समझा आसानी से जा सकता है कि भाई 3 यूनिट था तो 3/2 यूनिट यहां होगा और 3/2 यूनिट यहां होगा, लेकिन यहाँ 5 था। अब 5 को मैंने 3/2 यूनिट बनाने के लिए 3/10 से गुना कर दिया, तो 3/10 से इस रेशियो को और 3/10 से इस रेशियो को गुना कर दिया। अब मैंने एक में से इसको माइनस किया, 1 - 5/10, 1 - 5/10, 1 - 5/10 क्या आएगा? 6/10। 1 - 6/10 क्या आएगा? 4/10 आएगा। 1 - 6/10 क्या आएगा? 4/10 आएगा, जिसको मैंने 2/5 कह दिया। यहां भी कर दिया वही काम, 11/10 आ गया, रेशियो आ गया 4:11। अब कहता है कि नहीं, तब तो ये तकलीफ है, तो रेशियो को ऐसा बैलेंस करो ना कि ये फ्रैक्शन में ना आए। इससे बचने के लिए आइदर इस्तेमाल किया जाता है। ये भी अच्छा है, अगर आपका फ्रैक्शन अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा है, तो यू कैन यूज दिस। इससे बचा जाता है कि फ्रैक्शन ना आए, पॉइंट ना आए, तो क्या किया जाता है? तो कुछ नहीं किया जाता है, यूज योर आईक्यू ओनली, यूज योर आईक्यू ओनली। अब बोला जाता है भाई कि अगर ये वाला रेशियो यहां ऐसा था, 1:2 था, और नॉर्थ में 2:3 था, तो मैं तो यही कहूंगा कि इधर 3 यूनिट और इधर 5 यूनिट नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 2:1 होगा। या अगर ये 2 यूनिट होगा तो ये कितना यूनिट होगा? बात समझना है। अगर ये 2 यूनिट होगा तो ये कितना यूनिट होगा? 1 यूनिट। अगर ये 2 यूनिट होगा तो ये कितना यूनिट होगा? ये 2 होगा तो ये 1 होगा। तो ऐसा इसको ऐसे कर देना है कि 2:1 में हो जाए। ये बात दिमाग में बैठा के रखना है कि कभी भी दो रेशियो है और हमको दोनों को चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं उससे गुना करके चेंज कर सकता हूं, लेकिन दोनों को चेंज करना है। दोनों को अगर चेंज करना है तो पहले दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तभी वो चेंज होगा। अब मैंने क्या किया कि इसको मैंने गुना कर दिया 5 से और इसको मैंने गुना कर दिया 3 से। ये वाला 5 से गुना हो गया, 5 से, और ये वाला किससे गुना हो गया? 3 से। लेकिन अभी तो बात बनी नहीं, क्योंकि मैंने बराबर बना दिया। बराबर तो नहीं है ना, तो क्या है? 2:1 है। कौन डबल है? पहला वाला। मैंने इसमें 2 से गुना कर दिया और मैंने इसमें भी 2 से गुना कर दिया। अब बात मेरा हो गया, जैसे ही मैंने 2 से गुना किया ना, काम हो गया। अब मैंने बोला भाई यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 6, तो ये कितना बच जाएगा? 4। और यहाँ पे है 20 और यहाँ पे 9, तो कितना हो जाएगा? 11। और मैं कह दूंगा 4:11 होगा। तो मतलब क्या होता है ना कि अगर यू वांट टू कि मैं फ्रैक्शन बना, अगर मुझे फ्रैक्शन बचाना है, अगर फ्रैक्शन बचाना है तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग। ये अनकंडीशनल बैलेंसिंग है। यहाँ पे सोचना है, दिया हुआ तो नहीं ना था कि वो डबल है, लेकिन हम इस बात को समझ सकते थे कि अगर एक खरबूजे को 2 भाग में बांटना है तो दोनों आधा आधा होगा। अगर वो 4 किलो का है तो ये भी 2 किलो का और ये भी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि ये 2 और 2 में इसमें पल्प और वाटर और इसमें पल्प और वाटर सेम रहे, कोई जरूरी नहीं। बहुत बार आप ऐसा देखते होंगे कि कोई फल एक साइड में थोड़ा सा सूखा हुआ रहता है और एक साइड में थोड़ा ज्यादा रहता है, तो पल्प एंड वाटर का रेशियो जो है ना, रिस्पेक्टिव रेशियो, वो सेम रहे कोई जरूरी नहीं है। लेकिन 2 भाग में तोड़ेंगे तो आधा आधा तो रहेगा, ये भी आधा और ये भी आधा, तो उसके अकॉर्डिंगली बांटना था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बैलेंसिंग सिंपल करके चलना है। अब थोड़ा आते हैं 1-2 क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बड़ा चलता है, मैंने देखा है इसको बहुत, रेलवे एसएससी इसको पता नहीं क्या चाहता है, वो करवाना क्या चाहता है। मैंने बहुत बार देख लिया ये वाला क्वेश्चन, वो पता नहीं क्यों पूछता है बच्चों से, ये मुझे समझ में नहीं आता। एक बार आप देखो इसको देने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को देने का मतलब क्या है, क्यों दिया ये क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन क्यों दिया, सोचो।
आ जाएगा। मैं करता हूं, आंसर 1 होगा। मैं करता हूं, देखो आप सिंपल देखो क्या लिखा हुआ है। आप देखो देखो, फिर से ड्रॉप योर पेन। ये वो क्वेश्चंस है ना जो केवल आईक्यू टेस्ट करने के लिए दिया गया है। कितने तेज हो आप? तेज हो तो बताओ। 3 3 या 9 चौका 36 और 6 × 1 बराबर 36, तो 1 ही होगा। आप हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका क्या है। सिंपल देखना कि प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो स्क्वायर के है, वाई के स्क्वायर के है ना बेटा, वाई के स्क्वायर के है। तो वाई के स्क्वायर के है तो वाई का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 9, और इन दोनों को गुना कर दो, बराबर कितना हो गया। अब यहाँ वाई दिया हुआ है तो एक्स को 1 करना पड़ेगा, तभी। जैसे इसका स्क्वायर फिर करोगे ना आप, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। आप नहीं समझे, वाई का स्क्वायर किए 9, तो 9 × 4 कितना आया 36। यहाँ भी वाई का स्क्वायर किए 36, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 1, तो एक्स का वैल्यू 1 होगा। एक्स का वैल्यू 1। अब फिर समझो इसका ऐसा क्यों होगा, आपको ऐसे करना है। क्यों करना है? क्योंकि लिखा हुआ था x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ y। तो मैंने बोला भैया x क्या है, तो x बराबर है 1/y²। 1/y², यही है ना बेटा, बराबर नहीं है? बराबर नहीं है। अगर बराबर करेंगे कांस्टेंट ले लेंगे, हाँ हाँ हाँ। अगर बराबर करेंगे तो इतना इंटू के करना पड़ेगा ना, समझते हैं ना बात आप? ठीक है, आप बताओ XY² बराबर क्या हो गया, XY² बराबर के हो गया ना, XY² बराबर क्या हो गया के। और यहां से x का वैल्यू कितना है 4, और y का वैल्यू 9। 4 × 9 बराबर के, तो के बराबर क्या आ गया बेटा 36। के बराबर 36, तो इधर भी के बराबर 36 आना चाहिए। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या है, फिर से x बराबर 1/y² के, यही ना हो, और के कितना आ गया है 36। तो x बराबर 1/y² है, y² कितना है 36, और k का मान भी कितना है 36। x का मान कितना होगा, x का वैल्यू 1 होगा। इसीलिए मैंने बोला कि आप ऐसे नहीं करके भी आप सिंपल ऐसे देखो, बोला ये y² होगा, तो 3 3 का स्क्वायर कर दिया 9, और 9 × 4 = 36। फिर मैंने यहाँ भी स्क्वायर कर दिया 36, तो ये 1 होगा। ऐसे क्वेश्चंस बड़े देखने को मुझे मिलते हैं, रेलवे, एसएससी, सीएचएसएल, बिहार एसएससी पूछ देता है। आप बहुत पता है, ये इतना कंफ्यूजन है ना, बच्चा समझ ही नहीं पाता कि इसमें करें क्या। हाँ, नहीं, डायरेक्टली बोलता तो कुछ नहीं होता, एक्स वाई हो जाता, एक्स वाई हो जाता, वाई क्या हो जाता, x/y हो जाता, x/y बराबर क्या हो जाता। आपको तो मैंने सॉल्व ही करके बता दिया ना, मेथड बता दिया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कर सकते हैं आप। देखने को मिल जाता है क्वेश्चन। ओके, अगेन अ क्वेश्चन।
देखो, वेरी वेरी सिंपल, विदाउट टचेज योर पेन यू कैन सॉल्व दिस। बोला लेबर्स डिक्रीज कर गए इन द रेशियो 9:8। इसका मतलब पहले 9 लोग काम करते थे फैक्ट्री में और अब 8 लोग काम करते हैं। प्रत्येक आदमी का प्रत्येक दिन की सैलरी पहले क्या थी, एक आदमी को 14 मिलता था और अब एक आदमी को कितना मिलता है, 15। मैंने कैलकुलेट कर लिया कि इसका मतलब पहले जो कंपनी वाला था ना, टोटल रोज पर डे टोटल जो उसका एक्सपेंडिचर था वो कितना यूनिट था, 126 यूनिट। और अब पर डे एक्सपेंडिचर कितना है, 120 यूनिट। बेटा ये वाला बात जो लिखा हुआ ना, टोटल वेजेज ऑफ वन डे डिक्रीजेस बाय ₹6,000। टोटल वेजेज वन डे, टोटल वेजेज यही है ना 126 और 120, पहले का था अब का है, डिक्रीज किया है ना बेटा। कितना डिक्रीज किया है, 6 यूनिट। और यही 6 यूनिट बराबर कितना है, 6,000। 1 यूनिट बराबर 1,000। हमसे पूछा क्या है, प्रेजेंट सैलरी। प्रेजेंट कौन है बेटा, 120, 120। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ये बना लेंगे आप। अब देखो, यहाँ पे है नंबर ऑफ ऑफिसर डिक्रीजेज, नंबर घट गया भाई, लोग कम हो गए, ऑफिसर की कमी आ गई, 11 से 9 लोग रह गए। कोरोना काल में बहुत छटैया हुआ है, लोगों का ऑफिसर भी हटे हैं। बोला है डेली वेजेस बढ़ गया। ये एक्चुअली होता क्या है पता है, ऐसे क्यों होता है, कंपनी में ऐसा अक्सर होता है। 11 से जब 9 लोग करता है ना, वो रेशियो में जब घटाता है तो लोगों की सैलरी उसको क्यों बढ़ानी पड़ती है पता है, क्योंकि नहीं तो हंगामा हो जाएगा। कांस्टेंट रहेगा ना, तो हमारा कोई मित्र को अगर कोई हटा देगा तो मैं हंगामा गेट पे धरना दे दूंगा। तो हमको बोल दिया कि तुम्हारी सैलरी बढ़ गई, मैं चुप हो गया, मित्र गया तो जाए। क्योंकि देखो हर लोग अपने लिए जी रहा है, तो वही वाली बात है, इसीलिए वेजेस बढ़ जाता है हर बार। हर बोला वेजेस बढ़ गया, कितना बढ़ा भाई, 12 से 19 हो गया। इसका मतलब पहले कंपनी एक दिन में 132 यूनिट बांटता था और अब कितना ज्यादा बांट रहा है भाई, 39 यूनिट। 39 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 19500। 39 से तो इजिली कट रहा है 500 बार में, तो अब क्या दिक्कत हो गया भाई। इसका पूछ लिया है, वाज अ स्टार्टिंग वेजेस इसका। बहुत आसान था, मैं सोचा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है। और है क्या, लास्ट है।
देखो कितना सा सिंपल सा बात है। बोला ना कि फर्स्ट क्लास ट्रेन में, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में रोज बहुत सारे यात्री यात्रा करते हैं, रोज करते हैं। बोला अगर फर्स्ट क्लास का फेयर, फेयर फेयर मतलब जानते हैं ना, किराया। बोला पहला क्लास का 1 रुपया है, 3 रुपया है भाई, और इसका कितना रुपया है, 1 रुपया है। बोला इसमें जो यात्री हैं, पैसेंजर्स, पैसेंजर्स जो हैं वो 1 है, और इसमें कितना है 50। अब मैं बोलूं कि बताओ एक दिन में जो फर्स्ट क्लास से कलेक्शन आया वो कितना यूनिट आया, 3 यूनिट, और सेकंड क्लास से कलेक्शन कितना आया, 50। मैंने बोला बताओ एक दिन में टोटल कलेक्शन कितना यूनिट, 53। ये क्या दिया हुआ है, इफ ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन की बात कर रहे हैं, टोटल कलेक्शन 1325। कल के डेट में यहाँ पे 10 दिन की बात करता तो आपको एक दिन पे लाना पड़ता या इसको 10 गुना बढ़ाना पड़ता। ध्यान रखिएगा, ये वाला गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा गेम क्वेश्चन करता है, क्या लिख देगा ये हमें नहीं पता। यहां 1 डे, ये ध्यान रखना है, ऑन अ पर्टिकुलर डे मतलब एक दिन की बात की गई है, और यही एक दिन है 53 यूनिट। 53 यूनिट दिया हुआ है, कट गया। और क्या पूछा है, 1250 आ गया, यही होगा ना। बहुत ही